गोवा के एक नाइट क्लब में नियमों की अनदेखी, फिर एक ऐसी आग जिसने चंद मिनटों में 25 जिंदगियों को झुलसा दिया। और इसने अपने पीछे क्या छोड़ा? तो अपने पीछे छोड़ा कुछ अहम सवाल। उन्हीं में से एक अहम सवाल यह भी है कि भारत में अग्नि सुरक्षा की चुनौतियां क्या है। भारत में इसके लिए रेगुलेशंस तो बने हैं, लेकिन फिर भी वो कौन सी चुनौतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से भारत जूझ रहा है और भारत में लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने में आती रहती हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के आज के इस वीडियो में समझेंगे कि अग्नि सुरक्षा के लिए भारत में रेगुलेशन क्या है, अलग अलग राज्यों में क्या अलग अलग उनके लिए प्रावधान है या कोई एक केंद्रीय मानक व्यवस्था है। साथ ही साथ वो कौन सी ऐसी चूक है जिसकी वजह से ये घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं, जिससे हमें जान माल का नुकसान होता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दुखद घटना के साथ उन मुख्य बिंदुओं पर जो आपके लिए परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। देखिए, गोवा नाइट क्लब में आग लगती है, फायर सेफ्टी रेगुलेशन यहां पर फिर से चर्चा में आता है। तो हमारी खबर यही है कि गोवा में जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना के आलोक में ही हम बात करते हैं कि वास्तव में भारत में क्या इसके लिए रेगुलेशन है, यानी कि भारत में फायर सेफ्टी को लेकर, अग्नि की सुरक्षा को लेकर क्या नियम कानून है, इसके विषय में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो नेशनल बिल्डिंग कोड, जिसको कहते हैं एनबीसी 1970, यानी कि 1970 में ये प्रकाशित हुआ था। और ये क्या है? तो ये बेसिकली एक केंद्रीय तौर पर, एक मानक तौर पर भारत में 1970 में इसको प्रकाशित किया गया और फिर से इसको 2016 में अपडेट भी किया गया था। क्या किया गया था? 2016 में इसको अपडेट किया गया था। बेसिकली इसमें क्या है? तो इसमें फायर सेफ्टी को लेकर एक रूपरेखा दी गई है और जब भी आग लगती है तो आग से सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। विशेष तौर पर जो भवन निर्माण होता है, तो वो भवन निर्माण, सामान्य निर्माण उसका किस प्रकार से होना चाहिए, उसमें रख रखाव की क्या व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ वहां पर अग्नि सुरक्षा को लेकर क्या प्रोविजन होनी चाहिए, इसको एक विस्तृत दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन प्रदान करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड यानी कि एनबीसी 1970 में प्रकाशित किया गया। 2016 में इसको क्या किया गया? अंतिम रूप से जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो 2016 में इसको किया गया। अब फायर सर्विस की अगर बात करेंगे, यानी कि अग्नि से संबंधित जो भी सेवाएं होती है उसके अगर हम बात करें कि वो किसका विषय होता है, तो वो राज्य की जिम्मेदारी होती है, यानी राज्य का विषय होता है। तो ये नेशनल बिल्डिंग कोड क्या करेगा? ये एक गाइडलाइन प्रदान करेगा, लेकिन अंतिम रूप से इस दिशा निर्देश का पालन करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए जो नियम बनाएगा अपने यहाँ, वो कौन बनाएगा? तो वो राज्य बनाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि फायर सर्विस राज्य का विषय होने के नाते अलग अलग राज्यों में जो फायर सेफ्टी को लेकर जो कानून बनते हैं, उसमें हर राज्य का अपना बायलॉज होगा। उसमें यह अलग बात है कि इस गाइडलाइन को ध्यान में रख के वो बायलॉज बनाया जाएगा। अब इसके लिए फायर सर्विस चूंकि राज्य का विषय है, इसलिए अलग अलग राज्यों में एक केंद्रीय व्यवस्था क्यों न बना दी जाए, इसको लेकर बार बार बात होती रहती है। अब राज्य सरकारें एनबीसी की सिफारिशों को अपने बिल्डिंग बायलॉज में शामिल करती हैं। इसको जो 2016 में अपडेट किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि राज्य और शहरी निकाय जो होते हैं, उनके लिए भी इसमें मार्गदर्शन दिया गया है। तो कुल मिला के ये एक मार्गदर्शन, एक गाइडलाइन देने के लिए हम कह सकते हैं कि एनबीसी 1970 में व्यवस्था बनाई गई थी। अब सवाल उठता है कि एनबीसी है क्या, इसमें क्या क्या कहा गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो आए दिन हमें सुनने में आती रहती हैं। अगर आप देखें तो 1997 में जो एक उपहार सिनेमा हॉल में अग्निकांड हुआ था, इसके अलावा आप देखें 2004 में तो कुंभकोणम में अग्निकांड हुआ, राजकोट में अभी गेम जोन में आग लग गई थी, तो ये दिल्ली अस्पताल में आग की घटना सुनने में आई और हाल ही में ये गोवा की घटना, और तमाम ऐसी घटनाएं सुनने में आती रहती हैं। तो वास्तव में जो एक गाइडलाइन बनाई गई है, उसके प्रोविजंस को पहले देख लेते हैं, फिर आते हैं इसकी चुनौतियों पर। देखिए, इसमें प्रोविजन ये कहा गया, सबसे पहले तो इसमें फायर जोन जो होता है उसको परिभाषित किया गया और ये कहा गया कि हमेशा जो अग्नि का खतरा होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लेवल पर होता है। इसीलिए अग्नि सुरक्षा की एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इसमें, यानी कि इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड में, इसमें यह कहा गया कि अग्नि की सुरक्षा के लिहाज से पहले तो जहां पर ज्यादा खतरा है उसको अलग श्रेणी, जहां पर थोड़ा कम खतरा है उसको अलग श्रेणी, और ज्यादा खतरे वाले से कम खतरे वाली जगहों को सेपरेट करना, इस व्यवस्था को यहां पर किया गया, यानी कि फायर जोन को परिभाषित किया गया। पहला काम इसमें यह किया गया। और खतरनाक और औद्योगिक जो क्षेत्र होंगे जहां पर ज्यादा खतरा होता है, उनसे दूर रखा जाएगा रेजिडेंशियल और संस्थागत इमारतों को। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया या कोई व्यावसायिक इमारत हो गई, उसको दूर रखा जाएगा। जो खतरनाक जगहें होंगी, मान लीजिए कोई केमिकल फैक्ट्री है
या कोई औद्योगिक जगह होगी तो उससे ऐसी जगहों पर जो कि आवासीय क्षेत्र हो गया, रेजिडेंशियल एरिया हो गया, कोई स्कूल कॉलेज हो गया, संस्थागत कोई जगह हो गई, या फिर व्यावसायिक इमारतें, इनको दूर रखा गया। ये काम किसके अंतर्गत किया गया? तो ये बात कही गई है इसके सिफारिश में फायर जोन को परिभाषित करते हुए। साथ साथ इसको 9 समूहों में डिवाइड किया गया। कितने समूहों में? तो 9 समूहों में डिवाइड किया गया, और इन 9 समूहों के अंतर्गत वो तमाम श्रेणियां आती हैं, जिसमें कि आपके होटल आ गए, अस्पताल आ गए, आपके असेंबली बिल्डिंग्स आ गई, ये सब अलग इस तरह से 9 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है। और उन 9 श्रेणियों के लिए अलग अलग जो है वो क्या बनाए गए हैं? अलग मानक बनाए गए हैं। यानी सबके लिए एक मानक नहीं है, सब श्रेणियों के लिए, सब कैटेगरियों के लिए अलग अलग मानक डिसाइड किए गए हैं उनके खतरों के हिसाब से। साथ ही साथ यहां पर एक जो जरूरी बात कही गई वो कही गई कि जो आप सामग्री का इस्तेमाल करेंगे वो कैसी सामग्री होगी? तो वो सामग्री होगी आपकी गैर ज्वलनशील, यानी कि अगर अग्नि की घटना होती है तो नॉन कंबस्टिबल जो सामग्री होती है उसका इस्तेमाल अगर होगा तो वो देर से उसमें आग लगेगी। यानी सुरक्षा के लिए ये एक अहम उपाय हो सकता है। विशेष तौर पर जो सीढ़ी का क्षेत्र होता है जहां से उतर कर लोग भागते हैं, उसकी दीवार के लिए भी ये कहा गया कि कम से कम 120 मिनट फायर रेटिंग उसकी होनी चाहिए। यानी कि 120 मिनट की फायर रेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? 120 मिनट की फायर रेटिंग का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आग की घटना होती है तो सीढ़ी के पास का जो क्षेत्र होता है, उसकी जो बाहरी दीवार होगी, उसमें ऐसी सामग्री के आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसी सामग्री का प्रयोग करेंगे जिसको कम से कम आग को पकड़ने में कम से कम 2 घंटा वो सह सके। आग 2 घंटे आग के प्रति वो एक प्रतिरोधक क्षमता हो, उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर हो। तो इसका मतलब 120 रेटिंग, फायर रेटिंग इसको कहा जाता है। तो सीढ़ी का जो आंतरिक क्षेत्र होगा वो ऐसा होना चाहिए कि 2 घंटा लगे उसको आग पकड़ने में। ये बात कही गई। 2 घंटा एक पर्याप्त समय होता है अगर इस मानक का पालन किया जाएगा। कहीं भी इस तरह की घटनाओं में आपको जान माल की सुरक्षा, एक हम कह सकते हैं पुख्ता इंतजाम उसके लिए है। इसके अलावा जो फ्लोर होता है, FAR यानी कि फ्लोर का जो रेशियो होगा उसकी भी बात की गई। भवन के हाइट की बात इसमें कही गई है कि भवन की हाइट कितना होना चाहिए, फ्लोर एरिया रेशियो कितना होना चाहिए। यानी कि फ्लोर एरिया का जो आप अनुपात बना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत कंजेस्टेड हो जहां से निकलने की जगह ही नहीं हो। तो यहां पर FAR की भी बात, फ्लोर एरिया रेशियो की बात कही गई है। ओपन स्पेस कितना होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस ओपनिंग के मानक जो है उसकी बात कही गई है। इलेक्ट्रिकल जो सामान इस्तेमाल होता है, फ्लेम रिटार्डेंट वायरिंग हो, यानी कि वायरिंग ऐसी हो कि अगर अग्नि की घटना कोई होती है तो वो ऐसी सामग्री से सुरक्षित हो कि उसमें आग न पकड़े, यानी वो भी आग के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील ना हो। अर्थिंग सिस्टम, अगर कहीं धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर अर्थिंग सिस्टम से वो कनेक्ट होना ही चाहिए, ये भी इसमें प्रोविजन किया गया। साथ ही साथ जो सुरक्षा उपकरण होते हैं, आपातकालीन स्थिति में जो सुरक्षा उपकरण विद्युत से ही संचालित होते हैं, अगर मान लीजिए वहां आग की घटना हो गई और आपके लिए आपातकालीन जो है सुरक्षा उपकरणों के लिए आपातकालीन पावर सप्लाई आपके पास नहीं है, तो ऐसी दशा में आपके पास आपका तो मैकेनिज्म ही फेल हो जाएगा। तो उस मैकेनिज्म को बचाने के लिए आपके पास सुरक्षा उपकरणों के लिए इमरजेंसी पावर सप्लाई होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं मान लीजिए एग्जिट की तरफ ले जाने के लिए आपके पास कोई अलार्म हो, आपातकालीन अलार्म हो, वो भी इसी की सहायता से चलना है, या अन्य जो आपके पास ऐसे सिस्टम है जिसके लिए विद्युत सप्लाई आवश्यक है, जो आपको लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने में सहायक हो। तो इसलिए यह भी कहा गया कि इसके लिए आपातकालीन आपके पास विद्युत सप्लाई भी होनी चाहिए। कई आधुनिक तकनीकी के उपयोग के लिए भी इसमें सजेस्ट किया गया। जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उनकी सेफ्टी की बात की गई कि 4 सीलिंग के अंदर इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आग लगती भी है तो आपके इलेक्ट्रिकल जो भी इंस्टॉलेशंस हैं वो सुरक्षित रहे, कहीं ऐसा ना हो आग को और बढ़ाने में सहयोगी हो जाए। अब इसमें कई आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के बारे में जो सिफारिश है उसमें यह कहा गया, जैसे अगर आग लगती है तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम अगर लगा होगा तो आग लगते ही, छोटी सी घटना होते ही वो लोगों को अलर्ट कर देगा। स्प्रिंकलर सिस्टम, जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, यानी कि जो आग लगते ही पानी का छिड़काव करने लगता है, ऑटोमेटिक होता है, ये अनिवार्य होता है। अगर ये सारी चीजें फॉलो की जाए तो इतने व्यापक स्तर पर जान माल की हानि नहीं हो सकती है। फायर बैरियर्स का इसमें गाइडलाइन है कि फायर बैरियर्स होना चाहिए, लेकिन एक निश्चित एरिया में अगर मान लीजिए आग लग ही गई किसी कारण से, सारे सिस्टम आपके मान लीजिए फेल कर गए, तो फायर बैरियर्स अगर होंगे, यानी कि एक निश्चित भूभाग को डिवाइड इस तरीके से किया जाए कि वहां पर आग उस निश्चित एरिया से अधिक फैल ही ना पाए। फायर बैरियर्स का अनुपालन न होना इस घटना के लिए और ज्यादा जिम्मेदार होता है।
सेफ एस्केप रूट्स होने चाहिए, यानी कि जो निकासी की व्यवस्था है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर सेफ एस्केप रूट्स बने हैं, निकासी की व्यवस्था ठीक है, तो कभी भी जान माल की हानि इतने बड़े और व्यापक पैमाने पर नहीं हो सकती है। ये सारी चीजें इस गाइडलाइन में कही गई हैं, इसमें यह प्रोविजन किया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद, सारी गाइडलाइन में प्रोविजंस होने के बावजूद कहां चूक होती है कि इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो देखिए, चूक जो होती है, सबसे पहली चीज तो ये है, चूक होने का सबसे पहला जो कारण वो है कि जो नियम है, नियम बना देने से नहीं होगा, नियमों का जो पालन होता है, अनुपालन होता है, कहीं ना कहीं उसका अभाव है। यानी कि जो गाइडलाइन में चीजें कही गई, जो स्टेट के बायलॉज में चीजें शामिल की गई, लेकिन उनका अनुपालन कितनी सख्ती से हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो घटना सही तरीके से कंट्रोल की जाएगी कि नहीं की जाएगी। फायर सेफ्टी नियमों की जो अनदेखी होती है, सबसे बड़ा कारण यही होता है। किसी भी दुर्घटना के बाद हम जागते हैं और तब तक देर हो चुकी होती है। इसको हम क्या मान लेते हैं, तो इसको हम रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट के तौर पर देखते हैं, सिफारिशी दस्तावेज मान लेते हैं। लेकिन जब दुर्घटना में किसी के जान के हताहत होने की खबर आती है, तो हमारी संवेदनशीलता उस समय जाग उठती है। तो वास्तव में ये जो जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं, इनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। पहला कारण तो ये है। दूसरे कारण के तौर पर देखें यार, तो हर जगह एक समान सेफ्टी नियम का अभाव है। अगर ये आग लगेगी तो हर स्टेट में एक ही खतरा सबके लिए होगा, तो क्यों ना एक समान इस नियम को बना दिया जाए, यानी कि सेफ्टी नियम का जो हर जगह इक्वल हो, ऐसा नियम सख्त रूप से बना दिया जाए जिससे कि इसके पालन करने में कोई भी पेचीदगी ना हो। तीसरी अगर बात करें तो जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है, अनिवार्य प्रमाण पत्र बिल्कुल अनिवार्य कर दिया जाए। जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है, जब तक वो नहीं होगा तब तक इस तरह की गतिविधियां संचालित नहीं होंगी। विशेष तौर पर अगर जोर देने की बात की जाए तो जो डेंजर जोन है, वहां तो फिलहाल पूरी सख्ती से इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। यानी कि जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक तो ईमानदारी से दिया जाए सर्टिफिकेट, वास्तव में सारे मानदंड को पूरा कर रहा है वो संस्थान या कोई भी वो औद्योगिक क्षेत्र या कोई आवासीय क्षेत्र, तभी दिया जाए। और अगर दिया जा रहा है तो पूरी तरह से उसकी मॉनिटरिंग की जाए, उसकी जांच की जाए, उसकी जो ऑडिट होती है समय समय पर उसकी ऑडिट किया जाए। और फायर सेफ्टी ऑडिट अगर नियमित नहीं हो रही है तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चूक है। इसके अलावा जो हमें एक कमी और दिखाई देती है, वो दिखाई देता है आधारभूत ढांचे का। बड़े बड़े होटल्स, पब्स, ये तमाम चीजें जो बनाई जाती हैं, जहां पर एक बड़ी गैदरिंग होती है, वहां पर लग्जरियस आइटम पे ढेर सारे खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो फायर सेफ्टी के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट होते हैं, उनका अभाव दिखाई देता है। इसको सख्त किया जाए कि ये अनिवार्य हिस्सा है, लोगों के जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसलिए जो वहां पर आधारभूत संरचना है फायर सेफ्टी को लेकर, उसको, चाहे वो फायर सेफ्टी के लिए स्टाफ हो, चाहे वहां पर वाहन हो या जरूरी इक्विपमेंट हो, इनको आवश्यक बनाया जाए। इसका ढांचा सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये अगर अनिवार्य होंगे तो ऐसी जगहों पर हम लोगों के यूं ही हताहत होने की खबरें कम सुनेंगे। तो ये वो तमाम पक्ष थे जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अंत में आते हैं आपके लिए एक जरूरी सूचना लेकर। अब दृष्टि आईएएस खुल गया है आपके शहर रांची में भी, तो अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे रांची सेंटर से भी। इसके अलावा आपके लिए हम ले आए हैं एक शानदार कोर्स, पॉकेट फ्रेंडली कोर्स, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की कीमत ही इसको आकर्षक बनाती है, क्योंकि 24,999 रुपए में आपको मिल रहा है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। और इसकी खास बात क्या है? खास बात इस कोर्स की देख लीजिए आप। देखिए, इस कोर्स में सबसे खास बात यह है कि जीएस का जो बड़ा पोर्शन है, उसमें आपका प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी 14 माह में कंप्लीट हो रही है। साथ साथ इसकी वैलिडिटी 18 महीने तक की है। वो वैलिडिटी बढ़ाने का विकल्प भी उपलब्ध है। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं यहाँ पर आपको मिल रही हैं। लेक्चर के दौरान लिखी गई चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराई जा रही हैं। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा भी है, डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर 18 क्लास टेस्ट आपको प्रीलिम्स मेंस के मिलने वाले हैं। प्रिंटेड क्लास नोट्स भी मिलेगा। करंट अफेयर का महत्वपूर्ण जो सेक्शन होता है, वो आपको 2 वर्षों के करंट अफेयर्स का एक्सेस और साथ साथ इसका पीडीएफ में आपको जो मटेरियल होता है करंट अफेयर्स का, मासिक पीडीएफ संग्रह भी प्रदान किया जाएगा। ये सारी विशेषताएं आपको 26 वर्षों के अनुभवी टीम के अनुभव के आधार पर तैयार की गई ये विशेषताएं हैं, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। अगर बैच की बात करें तो 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी माध्यम, 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। हमारा नंबर भी याद रखें, 87501873
501। इस पर कॉल करके आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अंत में अभ्यास प्रश्न की बारी आती है। जिम्मेदारी इसकी छोड़ते हैं आपके ऊपर। अभ्यास प्रश्न है, नेशनल बिल्डिंग कोड यानी एनबीसी पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? विकल्प आपके सामने है, 1950, 1970, 1985 या 2016 में। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।